बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज हम डार्विन की थ्योरी के हक़ में जो एविडेंसेस हैं उन पर बात करेंगे, लेकिन इससे पहले मैंने आपसे वादा किया था कि डार्विन ने जिराफ की गर्दन के लंबे होने को कैसे सजेस्ट किया था। तो पहले मैं आपको बता दूं कि जिराफ की गर्दन का सबसे पहला हवाला लमार्क ने दिया था और उसने ये कहा था कि एक वक्त ऐसा आया था जब जिराफ को घास कम पड़ने की वजह से उसको पौधों के पत्ते, खासतौर पर दरख्तों के पत्ते खाने पर मजबूर होना पड़ा। तो उसने गर्दन खींची और खींचते हुए नस्ल दर नस्ल खींचने से गर्दन लंबी हो गई। लेकिन डार्विन कहता है ऐसा नहीं, बल्कि उसके हिसाब से ये माहौल तो ऐसा हो गया था, लेकिन गर्दन खींचने से लंबी नहीं हुई, बल्कि नेचुरली म्यूटेशंस के नतीजे में कुछ छोटी गर्दन वाले जानवर थे, कुछ ज़रा निस्बतन लंबी वाले, कुछ और लंबी वाले। सब ने घास खाने की या पत्ते खाने की कोशिश की, लेकिन कामयाब कौन हुए? जिनकी गर्दन कुदरती लंबी थी। और इस तरह से जो छोटी गर्दन वाले थे वो भूख से मरने लगे, तो एक तरह की छांटी हुई, नेचर ने सेलेक्ट किया लंबी गर्दन वालों को, और इस तरह से लंबी गर्दन वाले ही आगे प्रमोट होते रहे। तो इस तरह से गर्दन लंबी हो गई है। इसकी मिसाल मैं यूँ बता दूँ, कल भी हमने जिक्र किया था, अगर आप देखें सारे इंसानों की गर्दन एक जैसी नहीं होती, कुछ की बहुत छोटी, कुछ की नॉर्मल, कुछ की अनयूजुअली लंबी। तो अगर अफ्रीका में एक ट्राइब है, वहाँ लंबी गर्दन को खूबसूरती की अलामत समझा जाता है, और वहाँ की ख़वातीन खास तौर पर रिंग्स डाल के बचपन में ही गर्दन को यूँ लंबी करती हैं। तो अगर कोई ऐसे माहौल में चला जाए लंबी गर्दन वाला, तो उसको एक्सेप्टेंस मिलेगी और वहाँ उनकी रेशो ज़्यादा हो जाएगी। जहाँ इसको इतना पसंद नहीं किया जाता है, वहाँ इनकी एक्सेप्टेंस नहीं होगी, तो इनकी तादाद कम हो जाएगी। इस तरह की मिसालें हैं। इसी तरह की छोटा वाक़या याद आया, कराची में था, 12 रबीउल अव्वल का जुलूस जा रहा था, तो वहाँ पर माल्टे तकसीम हो रहे थे। छत से कोई बंदा फेंक रहा था। अब हम 4-5 बंदे थे, तो मेरा कद तो छोटा है, हमने यूँ किया, ट्राई हमारी एक भी नहीं मिला। फिर एक जो लंबा बंदा हमारे साथ था, उसको लाया, यार तुम जाकर ट्राई करो। तो क्योंकि वो सबसे ऊंचा था, तो ऊपर से वो फेंकता था, वो ऊपर से कैच करता था। तो उस सिचुएशन में लंबे कद वाला सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट के उसूल पर पूरा उतरा। हम जैसे जो छोटे कद वाले थे वो पूरा नहीं उतरे। तो किसी और माहौल में हो सकता है हम सुटेबल हो जाए। मसलन कहीं कोई दुश्मन पीछे पड़ा है, दीवार से उस पार जाना है, छोटा सा सुराख है, तो वो छोटे वाला निकल जाएगा, मोटा आदमी तो उधर फंस जाएगा। तो हम ये नहीं कह सकते हैं कि ये फिटेस्ट है, ये अनफिट है। सिचुएशन डिसाइड करती है। सिचुएशन डिसाइड करती है कि हु इज़ द फिटेस्ट। जो उस मखसूस हालत में सर्वाइव कर गया वही आगे बढ़ता है। तो अब ये बातें डिस्कस करने के बाद डार्विन की थ्योरी के हक में आज क्या कोई सबूत है मॉडर्न साइंस के पास? तो यस। और इन सबूत के इकट्ठा होने की वजह से डार्विन की थ्योरी मॉडिफाई हुई। ज़रा इस जुमले को समझना। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि डार्विन की थ्योरी रद्द हुई, बल्कि डार्विन की थ्योरी इसी तरह है, उसमें मज़ीद चीज़ें भी ऐड हो गई, दूसरे लोगों ने ऐड कर दिया, इसलिए अब वो खालिसतन डार्विन की थ्योरी नहीं रही। इसीलिए इस थ्योरी को आज क्या कहते हैं? न्यू डार्विनिज्म भी कहते हैं, मॉडर्न सिंथेटिक थ्योरी भी कहते हैं। सिंथेटिक क्यों? क्योंकि मुख्तलिफ लोगों ने, मुख्तलिफ साइंसदानों ने कई एविडेंसेस लाकर इसमें ऐड कर दिए। तो सबसे पहले देखते हैं इस मॉडर्न थ्योरी को ऐड करने में कहाँ से एविडेंस लिए गए हैं। पहला है बायोजियोग्राफी। आप किसी क्लास में पढ़ के आए हैं इंटर रिलेशंस ऑफ ब्रांचेस ऑफ साइंसेस। साइंस की तमाम ब्रांचेस का एक दूसरे के साथ ताल्लुक है, उनमें से एक बायोजियोग्राफी भी है। ज्योग्राफी अलग एक सब्जेक्ट है, बायोलॉजी अलग है, दोनों को ओवरलैप करो तो बायोजियोग्राफी होती है। तो अब बायोजियोग्राफी को फर्दर 2 हिस्सों में तकसीम किया गया है, जू जियोग्राफी और फाइटोजियोग्राफी। जू जियोग्राफी में एनिमल के डिस्ट्रीब्यूशन का जिक्र किया जाता है। मुख्तसरन मैं ये कहता हूँ, बायोजियोग्राफी एक्सप्लेन्स how living things are distributed on different parts of the world and why they are so distributed। यानी बायोजियोग्राफी हमें क्या बताती है? पूरी दुनिया में लाइफ इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड नहीं है,
और लाइफ की एक खास पैटर्न से डिस्ट्रीब्यूटेड है। कहीं बहुत ज़्यादा थिक पॉपुलेशन है, कहीं थिन पॉपुलेशन है, कहीं है ही नहीं। तो ऐसा क्यों है, ये सारा बायोजियोग्राफी बताती है। और आप अगर दुनिया पर सरसरी निगाह डालें तो आपको पता चलेगा इक्वेटोरियल रीजन के क्लाइमेटिक कंडीशंस ऐसे हैं कि एक खास फाना और फ्लोरा यहाँ कसरत से पाया जाता है, लेकिन यही फाना और फ्लोरा पोल्स में नहीं है। इसी तरह पोल्स में एक खास सेट ऑफ कंडीशंस हैं, वहाँ जो जानवर या पौधे रहते हैं वो इधर इक्वेटर में नहीं रहते हैं। तो ये सारा बायोजियोग्राफी हमें बताती है। इसके अलावा बायोजियोग्राफी हमें ये भी बताती है कि कौन से जानदारों का आगाज़ कहाँ से हुआ होगा और वो दूसरे इलाकों तक पहुँचे कैसे होंगे। अगर कोई पहुँचा है तो वो कैसे पहुँचा है, कोई नहीं पहुँचा है तो क्यों नहीं पहुँचा। ये सारी बातें बायोजियोग्राफी डिस्कस करती है। तो अब इसमें दो मिसालें यहाँ दी गई हैं, मैं भी आपको वही मिसालें बताता हूँ। एक तो डार्विन को ही सबसे पहले ये महसूस हुआ था, आज की जदीद बायोजियोग्राफी ने इसकी तस्दीक की है। डार्विन ने, जैसे हमने कहा था कि साउथ अमेरिकन मेनलैंड को इसने स्टडी किया, तो उसको क्या लगा था, यहाँ के क्लाइमेटिक कंडीशंस रैबिट के लिए बहुत सूटेबल हैं, लेकिन इत्तेफाक से रैबिट यहाँ मौजूद नहीं है। तो इसको जस्टिफाई उसने कैसे किया, उसने कहा कि शायद रैबिट का ओरिजिनेशन इधर कहीं हुआ होगा यूरोप में, और यूरोप से इधर तक आने में रैबिट को कोई रास्ता नहीं मिला है, क्योंकि रैबिट कोई बहुत बड़ा जानवर नहीं है, छोटा सा जानवर है। बीच में वहाँ से यहाँ तक आने में कई रुकावटें थी, जिनको आज जियोग्राफिकल बैरियर्स कहते हैं। उन बैरियर्स ने उसको यहाँ आने नहीं दिया, वरना अगर यहाँ पहुँचता तो उसके लिए बेहतरीन कंडीशंस दस्तयाब थे और यहाँ सरवाइव कर सकता था। लेकिन जियोग्राफिकल बैरियर्स ने उसको रोका, इसलिए वो उधर ही रहा, यहाँ नहीं आ सका। इसी तरह आज की ही दुनिया में एक और मिसाल बायोलॉजिस्ट ने बहुत जगह कोट किया है, वो ये है कि ये हमारा ऑस्ट्रेलिया है, एक कंटिनेंट जो बाकी दुनिया से बिल्कुल अलग थलग है, चारों तरफ समंदर है। यहाँ पर रैबिट्स यहाँ भी नहीं थे, इनको यूरोप से लाया गया, लाकर लोगों ने शौकिया पाला, और क्योंकि रैबिट नहीं था तो इसके प्रेडेटर भी इधर नहीं थे। प्रेडेटर जो रैबिट को खाते हैं, प्रेडेटर ना होने की वजह से ये रैबिट चंद सालों में ऑस्ट्रेलिया में इतने फैल गए कि ऑस्ट्रेलिया की हुकूमत के गले पड़ गए हैं। ज़मीनें खोद के फसलों को तबाह करके तबाही मचाई, तो फिर इनको ऑस्ट्रेलिया वालों को इसका प्रेडेटर भी इधर ला के इंट्रोड्यूस कराना पड़ा, क्योंकि इंसान के काबू से बाहर हो गया था ये। तो इसका मतलब ये हुआ कि जानदार अगर दुनिया में तकसीम हैं तो एक खास वजह से हैं, वो है बायोजियोग्राफिकल पैटर्न्स। और बायोजियोग्राफिकल बैरियर्स बाज़ जानदारों को रोकते हैं, बाज़ जानदारों को फैलने में मदद करते हैं। अब ये बैरियर क्या क्या हो सकते हैं? सबसे बड़ा बैरियर तो है सी या ओशन। ये इतने बड़े ज़ख़ीरे हैं कि छोटे मोटे जानदार बीच में बड़े से समंदर को क्रॉस करके दूसरी तरफ नहीं जा सकते। ये सबसे बड़ा जियोग्राफिकल बैरियर है। इसके बाद डिजर्ट्स हैं, सहरा भी जानलेवा है। सहराई जानदारों के अलावा कोई उधर सर्वाइव ही नहीं कर सकता, पानी कम है। तो अगर कहीं कोई सहरा है तो उस तरफ जानदार और होंगे, इस तरफ और होंगे, इनका आपस में लिंक मुमकिन नहीं हो सकता है। तीसरी चीज है माउंटेन रेंजेस। माउंटेन रेंजेस को हम अपनी आंखों से देखते हैं। ये माउंटेन रेंजेस रुकावट बन जाते हैं बड़े। मसलन आपका K2 अगर ना होता तो यहाँ से चाइना तक चंद कदम का फासला था, रोड बना के आप बड़ी तेजी से चाइना जा सकते। शॉर्टेस्ट रास्ता है, बीच में K2 खड़ा है, तो आप उसको क्रॉस नहीं कर सकते। फिर K2 अकेला नहीं है, उसके दामन में इतने ग्लेशियर्स और इतनी चीज़ें हैं, इतनी बड़ी रुकावटें हैं कि इंसान मजबूर हो गया, आज का जदीद इंसान, तो जानवरों के लिए तो एक बहुत बड़ी रुकावट है। इसके अलावा रिवर्स भी हो सकते हैं, लेकिन रिवर्स आमतौर पर छोटे जानदारों के लिए बड़ी रुकावट है, बड़े जानदारों के लिए बहुत बड़ी रुकावट नहीं बन सकते हैं। तो ऐसे कई जियोग्राफिकल बैरियर्स हैं जो जानदारों को आइसोलेट भी करते हैं, जो जानदारों को फैलने से रोकते भी हैं। और इसी वजह से सम ऑर्गेनिजम्स आर कन्फाइंड टू अ पर्टिकुलर रीजन
and they having the ability to adapt in another region, they fail to reach there. जैसे पहले कहा कि साउथ अमेरिकन मेनलैंड रैबिट के लिए बहुत सुटेबल थी, लेकिन रैबिट का ओरिजिनेशन कहीं और हुआ था। बीच में कई ज्योग्राफिकल बैरियर्स आए जिन्होंने इसको यहाँ आने से रोका, वरना वो आके इधर भी रह सकते थे। तो इसी ज्योग्राफिकल बैरियर के जरिए हम स्पेसिएशन पढ़ेंगे बाद में, तो वहाँ और वाज़ेह हो जाएगा कि ये कितना बड़ा किरदार अदा करते हैं नई स्पीशीज़ को जन्म लेने में। तो ये भी एक एविडेंस के तौर पर पेश किया जाता है, लेकिन यहाँ हमने इसको बहुत सरसरी पढ़ा है। इसकी डिटेल्स इतनी ज़्यादा है कि पूरा एक सब्जेक्ट है 100 नंबर का पेपर का, जू ज्योग्राफी का। वो जब आप पढ़ते हैं तो फिर वाज़ेह हो जाता है कि इवोल्यूशन में इस बायो ज्योग्राफी का क्या किरदार है। दूसरा है मॉलिक्यूलर बायोलॉजी। इससे बेहतर तो कोई एविडेंस हो ही नहीं सकता। अब जरा हम अपने तौर पर सारे लिविंग ऑर्गेनिजम्स को एक लाइन में रखते हैं। आज की दुनिया जानती है कि सबसे सादा जानदार कौन है? बैक्टीरिया। इनसे पेचीदा यूनिसेलुलर प्रोटोजोआ, जिनमें कई ऑर्गेनेल्स हैं, एल्गी हैं और ये भी यूनिसेलुलर हैं। इनसे बेहतर कॉलोनियल फॉर्म्स हैं, और कॉलोनियल इस तरह से स्फेरिकल कॉलोनीज भी होती हैं और फिलामेंटस कॉलोनीज भी होती हैं। इनसे बेहतर सिंपल मल्टीसेलुलर जैसे हमारे पोरिफेरन्स हैं। इसके अलावा यहाँ आपको फंजाई भी मिलते हैं और आपको प्लांट्स भी मिलते हैं। प्लांट्स हर्ब्स भी हैं, श्रब्स भी हैं और ट्रीज भी हैं। और इससे भी बेहतर आपको एनिमल्स मिलते हैं, और एनिमल में सरफहरिस्त ह्यूमन है। तो जिंदगी की इतनी सारी शेप्स एंड फॉर्म्स हैं, कोई बहुत सादा, कोई बहुत कॉम्प्लेक्स, लेकिन इन सब में मुश्तरक बात क्या है? सब सेल से बने हैं। सेल मुश्तरक है। सेल किस चीज से बना है? इसमें बड़े बड़े मॉलिक्यूल की बात करूं तो डीएनए सब में एक जैसा है, और वही 4 तरह के न्यूक्लियोटाइड से बना है, ATCG। बैक्टीरिया से लेकर ह्यूमन तक सबका डीएनए एक जैसे न्यूक्लियोटाइड से बना है। इसके अलावा ये सारे जानदार आरएनए भी इन सब का एक जैसा है, AUCG। और फिर इसकी अक़साम भी सब जगह सेम है, mRNA भी है, rRNA भी है और tRNA भी है। ये महज इत्तेफाक तो नहीं हो सकता कि यही मॉलिक्यूल बिल्कुल सेम स्टाइल से इसमें भी हो, उसमें भी हो, पौधे में भी हो, जानवरों में भी हो। इसके अलावा ये सारे जानदार एनर्जी की जो फॉर्म यूज करते हैं वो ATP ही है। तो ये भी महज इत्तेफाक तो नहीं हो सकता। ये भी ATP यूज करता है, ये भी ATP यूज करता है, ये भी सारे। इसके अलावा एक और चीज, सारे जो एरोबिक रिस्पिरेशन करते हैं उन सब की इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन में साइटोक्रोम सी जो बैक्टीरिया एरोबिक रिस्पिरेशन करते हैं उनमें भी है, इनमें भी है, इनमें भी। ये कैसे मुमकिन है कि सबके अंदर एक ही मॉलिक्यूल एक जैसा काम करे? ये महज इत्तेफाक नहीं हो सकता है, इनकी मुश्तरकात को शो करता है। इसके अलावा rRNA, इसमें जो न्यूक्लियोटाइड का सीक्वेंस है ये सबसे कम चेंज होने वाला है। इनके बहुत सारे सीक्वेंस बैक्टीरिया से लेकर ह्यूमन तक सब में सेम है। तो अब एक बात तो हमें समझ में आ रही है, अगर इन सब को अलग अलग खल्क किया हुआ होता तो इतने बेसिक सिमिलरिटीज कैसे होती? इन सब में डीएनए हुक्मरानी करने वाला मॉलिक्यूल कैसे बनता? और उस डीएनए के हुक्म पर आरएनए सब में प्रोटीन कैसे बनाता? और जो प्रोटीन उधर जिस तरतीब में है वही प्रोटीन इधर भी कैसे काम कर सकते हैं? तो ये जो इससे बड़ा एविडेंस तो कोई हो ही नहीं सकता है। ऑल लिविंग थिंग्स हैव सेम केमिकल कंपोजिशन, सेम बायो एलिमेंट से ये सब बने हुए हैं, 16 बायो एलिमेंट सब में हैं। तो ये सारी बातें क्या बताती हैं? इन सब का ओरिजिन एक हुआ है।
इनको अलग अलग खलक नहीं किया गया। और अगर कोई कहे महज इत्तफाकन ऐसा है तो ये मुमकिन नहीं है। इत्तफाकन कोई और चीज़ भी इस तरह से क्यों नहीं बनी? कोई इनमें से कोई मॉलिक्यूल बेजान माहौल में इसी तरह क्यों नहीं है? तो ये वो एविडेंसेस हैं जो हमें बताते हैं कि इन सारे जानदारों का ओरिजिन कमोबेश सेम है, इनमें फ़र्क नहीं है। तो ये मॉलिक्यूलर एविडेंस है। इसके बाद कंपैरेटिव एनाटॉमी है, एक और एविडेंस आ गया हमारे सामने, कंपैरेटिव एनाटॉमी। अच्छा, एक बात और है, हम अभी बिल्कुल बेसिक्स और सरसरी डिस्कशन कर रहे हैं। ये डिटेल डिस्कशन नहीं है एवोल्यूशन की। डिटेल जो डिस्कशन है उसमें तो बाल की खाल निकाली जाती है, वहाँ कोई ऑब्जेक्शन की गुंजाइश नहीं है। तो मैं अब आपको बताने वाला हूँ कंपैरेटिव एनाटॉमी। पहले आपको ये याद दिला दूँ, एनाटॉमी क्या है? स्टडी ऑफ इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ एन ऑर्गेनिज्म। किसी जानदार की जो अंदरूनी साख्त है उसकी स्टडी को एनाटॉमी कहते हैं। और कंपैरेटिव एनाटॉमी का मतलब क्या है? हम जब मुख्तलिफ जानदारों की एनाटॉमी को कंपेयर करते हैं तब भी उनमें सिमिलरिटी नजर आती है, और ये सिमिलरिटी अगेन महज इत्तफाक से नहीं हो सकता। तो ये कंपैरेटिव एनाटॉमी में दो टर्म इस्तेमाल होती है, एक है होमोलॉजी और दूसरी है एनालॉजी, या होमोलोगस स्ट्रक्चर्स एंड एनालोगस स्ट्रक्चर्स कहते हैं इसको। इसमें क्या है जरा देख लें। होमोलॉजी का मतलब है सेम स्ट्रक्चर बट डिफरेंट फंक्शंस। कुछ चीजें हैं जिनकी साख तो एक है लेकिन फंक्शन अलग अलग है। और एनालॉजी इसका उलट है, डिफरेंट फंक्शंस, डिफरेंट स्ट्रक्चर और सेम फंक्शन या सिमिलर फंक्शन। दोबारा सुने बेटा इसको, जिन ऑर्गन्स की स्ट्रक्चर सेम हो, फंक्शन डिफरेंट हो, उसको होमोलोगस स्ट्रक्चर्स या होमोलॉजी कहते हैं। एंड दिस होमोलॉजी शोज डाइवर्जेंट एवोल्यूशन। डाइवर्जेंट एवोल्यूशन। और एनालॉजी क्या है? डिफरेंट स्ट्रक्चर सेम फंक्शन, इसको कहते हैं कन्वर्जेंट एवोल्यूशन। अब इन दोनों में फर्क क्या है ये जरा तवज्जो से सुनिए। पहले हम आते हैं इस होमोलॉजी की तरफ। होमोलॉजी में 3 या 4 जानदारों का हम नाम लेते हैं। एक बर्ड है, एक मैमल है, केट फर्ज कर लें, एक और मैमल है व्हेल, और एक मैमल है ह्यूमन। अगली टांगों को देखें। बर्ड की अगली टांगों को हम विंग कहते हैं, जो काम क्या कर रहे हैं? फ्लाइट, उड़ने में मदद देते हैं। केट की अगली टांगें लेग्स ही कहलाती हैं, और ये काम क्या करती हैं? वॉक करने के काम आती है। व्हेल की अगली टांगों को फ्लैप्स कहते हैं, और ये स्विमिंग के काम आती है, स्विमिंग। ह्यूमन के अगली टांगे आर्म्स कहलाते हैं, बाजू, और ये फीडिंग के काम आते हैं, खुराक खाने के काम आते हैं। अब देखें, काम मुख्तलिफ हैं। कोई उड़ रहा है, कोई चल रहा है, कोई तैर रहा है, कोई खा रहा है, और इनसे ये दूसरे काम नहीं ले सकते। मसलन विंग की मदद से चला नहीं जा सकता, लेग की मदद से उड़ा नहीं जा सकता, फ्लैप की मदद से ना उड़ सकते हैं, ना चल सकते हैं, ना खा सकते हैं, सिर्फ तैर सकते हैं। इसी तरह हम अपने हाथों से खा सकते हैं नेचुरली। हाँ, ये अलग बात है कि इंसान का ब्रेन बहुत डेवलप हुआ है तो इसमें सीखने की सलाहियत ज़्यादा है, इसलिए हम अपने बाजू पे चल भी सकते हैं, तैर भी सकते हैं। उड़ने की तो कोशिशें कई दफ़ा करके उड़ नहीं सके अभी तक, तो दूसरी मशीनें बनानी है, लेकिन ये स्पेशलाइज्ड हैं। अब काम के लिहाज से देखा जाए तो ये अलग अलग ऑर्गन हैं, लेकिन अंदर हड्डियों की तरतीब देखें तो सब में एक जैसी है। किस तरह से? सबसे ऊपर ये बड़ी सी हड्डी, इसको हम क्या कहते हैं? ह्यूमरस। उसके बाद रेडियस और अल्ना, उसके बाद
कार्पल्स, उसके बाद मेटाकार्पल्स, उसके बाद फेलेंजिस, और ये तरतीब हर एक में है। तो इससे क्या लगता है, इन सारे जानदारों के आबाओ अजदाद एक होंगे, लेकिन इनमें से हर कोई अलग अलग माहौल में चला गया, अपने इन ऑर्गन का इस्तेमाल उस माहौल की ज़रूरत के तहत इस्तेमाल करना शुरू किया, इसलिए काम में फ़र्क आ गया। मैं एक आसान मिसाल बताता हूँ आपको और क्लियर हो जाएगा। फ़र्ज़ कर लें, इधर इस गर्दू में किसी घर में या किसी कपल को 4 बच्चे पैदा होते, जुड़वा 4 लड़के फ़र्ज़ कर। अब चारों को पालना मुश्किल है, एक को इधर रखा जा रहा है, एक को कराची में किसी को दिया जाता है, दूसरे को उधर सऊदीया भेजा जाता है, तीसरे को ईरान भेजा जाता है, और एक इधर है। 4 बच्चे मुख्तलिफ माहौल में पले बढ़े। अब 20 साल के बाद उन सबको इकट्ठा करो इधर, तो यहाँ वाला बच्चा फर फर बल्ती बोलेगा, जो कराची गया है वो फर फर उर्दू बोलेगा, उसका रहन सहन बोल चाल सब कुछ कराची वालों का। जो सऊदीया गया है वो फर फर अरबी बोलेगा, अरबी लिबास पहनेगा, अरबी खुराक को पसंद करेगा। जो ईरान गया है वो पर्शियन बोलेगा और वहाँ की ज़बान बोलेगा, वहाँ का लिबास। सबको आप इकट्ठा करके कहो सरसरी तौर पर ये सारे भाई हैं, तो जो जिस बंदे ने देखा नहीं है पहली दफ़ा मिलेगा, क्या उसको यकीन आएगा कि ये भाई हैं? यकीन करेगा ही। ये कैसे हो सकता है एक अरबी, एक पर्शियन, एक उर्दू स्पीकिंग और एक बल्ती स्पीकिंग भाई हो सकते हैं? तो ये डाइवर्जेंट इवोल्यूशन इसको कहते हैं। ओरिजिन एक है, हर एक ने अपने आप को अलग अलग माहौल में अडॉप्ट किया है और उसी में ढल गया है, इसलिए सेम ऑर्गन का इस्तेमाल उसने डिफरेंट तरह से करना शुरू किया है। तो ये कंपैरेटिव एनाटॉमी भी हमें इनकी सिमिलरिटी की दलील के तौर पर बताई जाती है कि सेम ऑर्गन बता रहे हैं कि इन सब के आबा अजदाद एक हैं, यानी ये सारे कॉर्डेट हैं, वर्टिब्रेट्स हैं। और इवोल्यूशन ये कहता है कि रेप्टाइल से 2 पैरेलल शाखें निकली हैं, एक से मैमल्स बने, एक से बर्ड्स बने। तो मैं दोबारा बताता हूँ एक जुमला। इवोल्यूशन के नुक्ते निगाह से फिश से एम्फीबियन बने हैं, एम्फीबियन से रेप्टाइल्स बने हैं, लेकिन रेप्टाइल से बर्ड और बर्ड से मैमल नहीं बने। रेप्टाइल से एक शाख बर्ड्स की तरफ गई है, एक शाख मैमल की तरफ गई है, यहाँ आकर बाइफर्केशन हुई है। अच्छा, अब दूसरी तरफ आते हैं एनालॉजी। एनालॉजी में क्या बताया जाता है कि डिफरेंट स्ट्रक्चर्स सेम फंक्शन। इसकी मिसाल क्या है? इसकी मिसाल है विंग ऑफ एन इंसेक्ट एंड विंग ऑफ अ बर्ड, और हो सकता है विंग ऑफ मैमल भी आप ऐड कर लें, हालांकि इसको विंग नहीं कहते हैं, फिर भी समझ में आएगा हमें। देखें, एक इंसेक्ट उड़ता है, इंसेक्ट के उड़ने को भी हम फ्लाइट ही कहते हैं, लेकिन उसका विंग किस चीज से बना है? बिल्कुल बेजान काइटिन का एक खोल है या एक शीट है, बहुत पतली हल्की सी शीट, इधर मसल लगा हुआ है, इस मसल की मदद से यूं यूं किया जाता है। जैसे हम हाथ से पंखा चलाते हैं ना, इसका मतलब है कि पंखे में जान नहीं है, जान तो हमारे हाथ में है, और पंखा इसलिए खुद नहीं चलता, हमारा हाथ चला रहा है। तो ये जो इंसेक्ट का विंग है ये बेजान है, और इसको ये जानदार मसल चलाते हैं। जी बेटा। सर, तो इंसेक्ट्स के विंग को अगर कोई हार्म हो तो उनको तकलीफ नहीं होती? नहीं, आप अगर इसको यहाँ से काटें, यहाँ से काटें तो दर्द नहीं होगा उसको। हाँ, इधर से काटें और उसके जो लिविंग मसल्स है वो टूट गए तो उसको पेन हो सकता है, ठीक है, वरना इधर से कट जाए तो नहीं, उड़ नहीं सकेगा, पता है, ये मसला है। अच्छा, अब दूसरी तरफ बर्ड का विंग देखो, तो बर्ड का विंग तो देखने में हमें इस तरह लगता है, लेकिन अंदर जैसे मैंने बताया कि यहाँ पर पहले एक हड्डी है, फिर दूसरी हड्डी है, फिर इसमें मसल्स भी हैं, खून भी है, सब चीजें हैं, ये तो लिविंग है। तो फंक्शन एक कर रहे हैं, लेकिन ओरिजिन सबका अलग है। इसको कहते हैं कन्वर्जेंट इवोल्यूशन। कन्वर्जेंट इवोल्यूशन।
अब कन्वर्जेंट इवोल्यूशन में क्या होता है, अलग अलग ओरिजिन के अफराद एक जगह आकर एक जैसा बिहेव करने लगते हैं। मसलन मैं समझाने के लिए कह रहा हूं, फर्ज करें इस कद्दू एक शहर है, यहां कोई अस्तोर से आके इधर बस गया है, कोई गुलतरी से आके इधर बस गया है, कोई खरमंग से, कोई उधर करगिल से, कोई लद्दाख से, कोई हो सकता है चाइना से, तिब्बत से आके बस गया हो। सबका ओरिजिन तो एक है, लेकिन साल हर साल जब ये इकट्ठे रहे ये लोग, तो एक ही जबान बोलने लगे, एक ही लिबास पहनने लगे, एक ही खुराक खाने लगे। तो हम नहीं कह सकते क्योंकि ये खुराक भी एक जैसी खा रहे हैं और जबान भी एक बोल रहे हैं तो इनके आबा व अजदाद भी एक होंगे, हम नहीं कह सकते। अलग अलग हैं, लेकिन एक जैसे माहौल में रहने की वजह से हैबिट सेम हो गई है। तो इसको क्या कहते हैं, कन्वर्जेंट इवोल्यूशन। अब इसी की एक मिसाल कराची की है। कराची में जो सबसे ज्यादा बोली जाने वाली जबान है उर्दू है, और क्योंकि वो उर्दू राब्ते की जबान बन गई है, इसलिए पूरे पाकिस्तान से मुख्तलिफ जबानें बोलने वाले लोग जब कराची आते हैं तो उर्दू सीख ही जाते हैं। तो इसका मतलब ये नहीं कि उर्दू सबकी मादरी जबान है, मादरी जबानें सबकी अलग हैं, लेकिन उस माहौल की जबान उर्दू है। इसी तरह ये कन्वर्जेंट इवोल्यूशन भी इस बात को शो कर रहा है। इसका मतलब क्या हुआ, अब इन दोनों से हमें नतीजा क्या मिला, नतीजा ये मिलता है कि स्ट्रक्चर्स, होमोलोगस स्ट्रक्चर्स प्रोवाइड सपोर्ट इन फेवर ऑफ इवोल्यूशन, व्हाइल द एनालोगस स्ट्रक्चर्स शो there is no similarity in or common ancestry of some organisms which utilize their different organ for the same function। तो ये है जी एविडेंसेस का एक और रुख।